सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम धर्मपाल सिंह है और ये हैं पाली राजस्थान से। पाली राजस्थान से एक और भी हैं, उनका नाम है कोई सोनी है, उनकी भी कुंडली आई थी पाली राजस्थान से, कुछ सोनी याद नहीं। 1999 इनका डेट ऑफ बर्थ। और इन्होंने सवाल पूछा है, करियर में सबसे अच्छा समय कब आएगा? मैं बताता हूँ। अगर सवाल पे आते हैं तो आपकी कुंडली में जो लग्न बना है वो देखिए अष्टम में बैठा है और उच्च के सूर्य और नीच के शनि के साथ बैठा है। लग्नेश का अष्टम में जाना आरंभ देर से करवाता है। अब ये व्यक्ति को उठने में मशक्कत भी देता है। यहाँ के लग्नेश जो है वो लग्न को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ थोड़ी दिक्कत दिख रही है, लेकिन दशमांश कुंडली में चीज़ें ठीक हो रही हैं। मतलब मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कुंडली दशमांश कुंडली में ठीक है, पर उतनी नहीं। कारण क्योंकि यहाँ सूर्य नीच के हो रहे हैं जो यहाँ के अधिपति हैं। जैसे लग्नेश जहाँ बैठे उस भाव का अधिपति नीच का है और वस्तुतः वो जन्म कुंडली में उसका नीच भंग भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सूर्य नीच के होते हैं, इस भाव में जो ग्रह उच्च का होता है, शनि उच्च के होते हैं तुला में, वो देखिए केंद्र में आ रहे हैं उन्हीं की राशि में। मतलब आपको कन्फ्यूज़न आरंभ में होगा, पर बाद में चल कर के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। राहु के साथ बैठने से व्यक्ति को सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य की आराधना और सूर्य को प्रसन्न करने का मतलब है आपकी कुंडली में यहाँ पे, अब ध्यान से समझना, शुक्र यहाँ बैठे, गुरु स्वग्रही हंस योग, चंद्रमा दिग्बली और शुक्र दिग्बल क्षेत्र पे देख रहे हैं। शुक्र का दशम स्थान से जब संबंध बन जाए और दशमेश जब जन्म कुंडली के अष्टम में चले जाएं तो व्यक्ति को करियर से संबंधित अनस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलता है। ये 2-3 कारण आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूँ। पहला, लग्नेश अष्टम में और थोड़ी कन्फ्यूज़न में। क्यों? क्योंकि वो दशमेश भी होते हैं, अष्टम में बैठे हैं, उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं, तो थोड़ी जो है वो सकारात्मक स्थितियाँ जरूर दिख रही हैं, लेकिन व्यक्ति का मन बड़ा स्थित है और व्यवस्थित है। लेकिन चतुर्थ भाव के अधिपति स्वग्रही हैं और अपनी राशि में बैठे हैं। इस वजह से गुरु और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को कभी भी जीवन में हताश, निराश, परेशान और चिंतित व्यथित नहीं होने देगा और व्यक्ति का पद हमेशा ही उसको प्राप्त होगा। लेकिन दशम भाव के शुक्र और दशम भाव के मंगल के बारे में मैंने एक बात बताई थी, और वो ये है कि जब दशम भाव में शुक्र अकेले बैठ जाएं और दशम भाव में मंगल अकेले बैठ जाते हैं तो करियर से संबंधित समस्या पैदा करने लगते हैं। आपकी कुंडली में देखिए शुक्र अकेले और दशमेश अष्टम में, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है। पंचम भाव के अधिपति नीच के हो रहे हैं, लेकिन उनका नीच भंग वही होने के कारण हो रहा है। हालांकि ये इस भाव में हो रहा है, इस वजह से आयु जोड़ने के साथ साथ व्यक्ति का रिसर्च सेक्टर अच्छा रहेगा, परंतु उसको रिकॉग्निशन देर से मिलेगी। रिकॉग्निशन देर से मिलेगी। अष्टम भाव में उच्च के सूर्य व्यक्ति के पेट से संबंधित समस्याओं को देने के बाद उसमें अपनी ही दशा में व्यक्ति को मुक्ति भी दे देते हैं उस रोग से, और उस समस्या से व्यक्ति वापस रीगेन कर लेता है। धन भाव में मंगल का ठीक नहीं होना, यहाँ पे मंगल ठीक नहीं है। तुला राशि के बैठे हैं और ये बहुत अच्छे नहीं होंगे, व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी के योग में लेके जा रहे हैं। हालांकि व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी और ऊंची अच्छी कंपनी में काम करते देखा जाता है। जब तक वो जीवित रहता है तब तक काम करता है। उसको अपने धन बचाने पे फोकस करना चाहिए। उसका मन बिल्कुल पवित्र और साफ है और दाम्पत्य बिल्कुल ही स्पष्ट है और सुदृढ़ है। क्योंकि यहाँ केंद्र अगर खाली नहीं होता तो इसको और भी ज़्यादा मैं अच्छा कह सकता था, परंतु यहाँ सूर्य उच्च के और यहाँ सूर्य नीच के, यहाँ भी सूर्य नीच के और राहु का प्रभाव। यहाँ देखिए 12वें भाव में विष दोष का प्रभाव है, ये ठीक नहीं होगा इस वजह से। और केंद्र खाली है, बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य बहुत ज़्यादा असंतुलन में हो सकता है। कारण क्योंकि यहाँ पे भी आर्थिक विपन्नता तो नहीं है, परंतु यहाँ के अधिपति द्वितीय भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो पति थोड़ी कठोर और कड़वा बोलने वाली आ सकती हैं, या फिर संबंधों में थोड़ी सी निकटता होने के बावजूद थोड़ी वैरागी स्वभाव की स्थिति बन जाती है। पत्नी सुंदर मिलेंगी पर बिस्तर का सुख थोड़ा कम सा है। आपकी कुंडली में शनि अस्त भी हो रहे हैं, इस वजह से इस कुंडली का पंचमेश जो प्रेम भाव है
और नीच का भी बैठा है, तो मैं समझता हूँ कि आपको न जो मिलना चाहिए, जो लाड मिलना चाहिए, जो प्रेम मिलना चाहिए, जो भाव मिलना चाहिए, वो वाला वो नहीं मिलता, और इस कारण से व्यक्ति जो है वो थोड़ा कुंठित होता है। यहाँ पे आपके इस पहले सवाल का उत्तर मैंने दिया। तो करियर ठीक है, पर बिना ध्यान दिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आंख बंद करके वो आगे जाएगा, तो बाबू रे मुश्किल है उसमें। आप 1999 के हैं, तो मैं इतनी बात अवश्य कहूँगा कि थोड़े से सावधानी से ही इस दशा काल को बिताना है। हालांकि आपकी कुंडली में सबसे अच्छी दशा अभी आने वाली है चंद्रमा की दशा। अपने पैसों से प्रॉपर्टी कब खरीद पाऊंगा? चंद्रमा की दशा में लाभेश का चतुर्थ भाव में जाना महाधनी योग बनाता है, और भाग्य भाव के अधिपति के द्वारा लाभ भाव के अधिपति का देखा जाना। ध्यान से समझिए, भाग्य भाव के अधिपति शुक्र लाभ भाव के अधिपति चंद्रमा को देख रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी कि लग्न से केंद्र में चंद्रमा, चंद्रमा से केंद्र में गुरु, गुरु से केंद्र में शुक्र, और भाग्य भाव के अधिपति दशम में ये व्यक्ति को गलत तरीके से धन नहीं कमाने देंगे। अपने अनुभव से व्यक्ति धन कमाएगा और अपने संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। कारण क्योंकि मंगल का संबंध जन्म कुंडली में तुला राशि से बन रहा है, जिसके अधिपति धन भाव के अधिपति होकर के शुभग्रह होकर के अपने भाव से नवम भाव में बैठे हैं। नवम पंचम के संबंध में इसे सबसे ज़्यादा अच्छी बात कही जाएगी। क्यों? क्योंकि धन भाव के जो अधिपति शुक्र हैं वो अपने भाव से तो सबसे पहले शुभग्रह की राशि हो गई, ये शुभग्रह में बैठे और सबसे मजबूत भाव में बैठे, और गुरु से केंद्र में बैठ गए। क्लियर है? इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास धन की समस्या नहीं होने वाली है। चंद्रमा से नवम भाव की स्थिति भी जन्म कुंडली में कमजोर नहीं है, क्योंकि उस भाव का अधिपति उच्च का है। तो विपरीत परिस्थिति बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। मतलब आरंभ भले अभी तो आपकी कुंडली में अभी भी दशा कमजोर नहीं चल रही है धन के प्राप्त करने के मामले में, पर वस्तुतः बात यह है कि अभी आप उस वक्त पे नहीं हो। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अभी वो टाइम पीरियड ही नहीं चल रहा है जहाँ पे आप कुछ भी हाथ पांव मारेंगे तो कुछ आपको मिलेगा। समय सही है, पर अभी अवस्था सही नहीं है। तो अभी आपको इस अवस्था में अपने आप को, चूँकि सूर्य जो बैठे हैं वो 20 डिग्री के हैं, तो बल उनके पास रहेगा। तो अभी अनुभव प्राप्त करिए, सीखिए, समझिए, दुनिया को घूमिए और चीज़ों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करिए। क्लियर है? अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ। ये मोबाइल इतनी जल्दी जल्दी बंद होता है, क्या कहूँ मैं। 2014 से 16 और 19 से 22 का समय राहु और बुध का रहा था, इस वजह से आप परेशान थे, वो मैंने देखा। अभी बुध भी अष्टम भाव में बैठे थे, ये दशा अच्छी नहीं गई थी आपकी लग्नेश होने के बावजूद भी। कारण है क्योंकि यहाँ भी जो बुध हैं वो आप गौर करिए अष्टम में बैठे हैं, यहाँ भी अष्टम में ही बैठे हैं, वर्गोत्तम हैं, इस वजह से थोड़े से ठीक हैं, पर हर जगह वो बुध के बैठे हैं। बाद की दशा जरूर अच्छी गई होगी, तो बाद में आपको मिला भी होगा, पर वो आपको याद नहीं है। शादी के योग कब हैं? 1999 के हैं, अभी बहुत है। वैसे आपकी कुंडली में विवाह के योग चंद्रमा की ही दशा में खुलेंगे 2024 के बाद, और उसमें सबसे अच्छी दशा बनेगी 1999 के हैं। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में 27 के योग बहुत अच्छे बनेंगे, 25 के नवंबर के बाद ही विवाह करिएगा। वैसे कहा जाता है कि भार्यात्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता, ऐसे करके श्लोक है। उसका अर्थ ये होता है कि अच्छी दशा में और अच्छे लग्न में ही विवाह करने से विवाह स्पष्ट और बड़ा ही सुंदर सरल सा बीतता है, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो 2025 के बाद ज़्यादा बढ़िया रहे, हालांकि उस समय के बाद और भी बढ़िया 27 तो और भी बढ़िया रहेगा। तो सबसे अच्छा वक्त 2027 का मई के बाद, अब उस समय के ग्रह गोचर वगैरह भी देखने होंगे, तो ये बात लागू होती है। वैसे विवाह को लेकर के आपको एक बात बता दूं, अगर दाम्पत्य शुरू करना होगा तो आपकी कुंडली के हिसाब से उत्तर पूर्व दिशा विवाह के लिए बहुत अच्छा रहे। पत्नी अगर चाहें तो धनु लग्न, मिथुन लग्न और कर्क लग्न की जातिकाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और आपकी कुंडली के लिए 4 अंक अच्छा रहे। आपकी कुंडली के लिए वृषभ राशि और मकर राशि, धनु राशि, ये सब राशियाँ अच्छी बनेंगी। धन भाव में मंगल बैठे हैं, और द्वितीय भाव में मंगल जो होते हैं वो कभी कभी व्यक्ति को जीवन में सूर्य शनि बुध शुक्र मंगल सबका प्रभाव जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे है। मंगल सूर्य शनि और बुध सारे ग्रह देख रहे हैं, ऊपर से राहु से ये भाव केंद्र में भी है, और इस भाव के अधिपति पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, चंद्रमा की दृष्टि है। पत्नी सुंदर मिलेगी, दाम्पत्य अच्छा बीतेगा, पर विवाह विलंब के योग भी लग रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कहता हूँ कि कुंडली मिलाकर के विवाह हो और विवाह विलंब से न हो। जिस दशा काल में बात कही है उस दशा काल में हो। अगर उससे पहले करना चाहते हैं तो 25 के चौथे महीने से भी विवाह के बारे में विचार आवश्यक रूप से किया जा सकता है। हालांकि मैं एक बात कहता हूं तो 2025 में भी विवाह के योग बनेंगे अप्रैल से,
वो भी बहुत अच्छा योग रहेगा। अब आपके अगले सवाल पे आता हूँ। अगला सवाल आपने पूछा है कौन से ग्रह की दशा अच्छा फल देगी? चंद्रमा। अब मैं आपको चंद्रमा पे आया हूँ तो यहाँ आपके पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। वैशाख और ज्येष्ठ का प्रभाव है, अपने जन्म स्थान से दूर जा करके धन कमाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपका जन्म ज्येष्ठ माह में हुआ है तो निश्चित रूप से आपको धन अपने जन्म स्थान से दूर जा करके करना चाहिए और उसी स्थिति में करना चाहिए। जैसे धन कमाने का प्रभाव बाहर जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहे और तभी धन बचेगा जब आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे। उत्तरायण में जन्मे हैं, इस वजह से आत्मबल और पिता का प्रभाव ठीक रहेगा। पर सूर्य अष्टम में अगर बैठे हों तो निश्चित रूप से आपको अपने पिता के स्वभाव के साथ मैचिंग करनी चाहिए। पिता के साथ संबंधों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग होना चाहिए। पिता के प्रभावों को लेकर के बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित और उनके साथ प्रभावों को लेकर के कभी भी किसी भी तरीके से कन्फ्यूजन वाले स्टेट में नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं, दूर जाइए तभी धन बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास धन रहे और सुव्यवस्थित रहे, उसका मन बहुत ही एकाग्र है और बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है, क्लियर है, माइंड सेट गड़बड़ नहीं है, किसी भी तरीके का लोच नहीं है और बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति विश्वास के साथ कोई भी काम करता है। मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी समाज में बड़ी अच्छी रहेगी और विश्वसनीयता कभी भी गायब नहीं होगी। बुधवार के जन्मे हैं तो तार्किक और समझदार होने के साथ साथ बुद्धिमान ज़्यादा हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र, अनुभव बहुत बढ़िया, जो काम आपको दिया जाएगा आप वो अच्छे तरीके से सिद्ध करेंगे। कौलव कर्ण ठीक होता है, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य और प्रभाव और दबंग होने वाला प्रभाव जो है वो आपके पास उपस्थित है। मतलब जब जहाँ जैसी आवश्यकता पड़े वैसे ही आप धार निकाल सकते हैं, आपके पास वो तलवार है। निश्चित रूप से मनुष्यगण के हैं तो 16 कलाओं से युक्त हैं। मनुष्य के पास 16 कला नहीं होती, पर वस्तुतः वो उसके पास सब कुछ है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य सब कुछ है। आह्लाद है, प्रमाद है, प्रभाव शून्यता है, जलन की भावना भी है, बदबू भी आती है, सब कुछ है, खुशबू भी है। पर ये सब आपको समय के हिसाब से और वक्त के हिसाब से अपने अंदर से निकालने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी, जो चंद्रमा की दशा में खुद ब खुद सामने आने लगेगी। आपको उस पर प्रभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये आपकी कुंडली में चंद्रमा सबसे अच्छे बने हैं, जो सबसे अच्छी बात है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि तक के हैं, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली का चंद्रमा शुभग्रह है और ऐसी अवस्था में आपका धन हमेशा ही संतुलित रहेगा। आगे बढ़ता हूँ। आपकी कुंडली में दशाओं में बुध सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, लग्नेश होते हैं और अष्टम में बैठे हैं हर जगह, यहाँ भी और यहाँ भी। हालांकि वर्गोत्तम है, पर निश्चित रूप से अगर मैं एक बात कहूँ तो अष्टम भाव के बुध कभी भी कमज़ोर परिणाम नहीं करते, लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ बैठे ग्रहों का प्रभाव ठीक होना चाहिए। अगर अष्टमेश जन्म कुंडली में मंगल हैं और उसको देख रहे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है और उसके पास विलक्षणता का प्रभाव है। वो विलक्षण बुद्धि का है, तार्किक है, समझदार है, ज्ञानी है, संपन्न है और बुद्धिमान भी है। ये सारी चीज़ें एक नहीं होती, सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं और वक्त पड़ने पे व्यक्ति हमेशा ही उसको इस्तेमाल कर भी लेता है। धन भाव में मंगल का बैठना, तृतीय भाव के अधिपति होकर के पराक्रम और मेहनत और कई बार प्राइवेट सेक्टर से धन कमाना ऐसा बना देता है। चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव के अधिपति माता का सुख, माता से संपूर्णतया प्रभाव और माता का लाभ बहुत अच्छा बनेगा। घर का पर्यावरण व्यक्ति के पास कभी भी गलत और गंदा नहीं होता, घर में कलह का वातावरण नहीं है, इस वजह से घबराने की कोई बात नहीं है। पंचम भाव के अधिपति नीच के हैं, अपने पुत्र और अपने पिता के साथ संबंधों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी और विपरीत परिस्थिति आपके आलस्य के कारण न बने, आपके निकम्मेपन होने के कारण न बने तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। हालांकि आपकी कुंडली में गुरु लग्न को देख रहे हैं तो जितने भी दोष बनेंगे कुंडली में वो लगभग से समाप्त होते ही देखे जा रहे हैं। अगर ये गुरु स्वग्रही हैं तो अच्छी बात होगी, खास करके चंद्रमा से केंद्र में और शुक्र से केंद्र में होने के कारण ये आपको दाम्पत्य में, डेली बेसिस के इनकम में, आपके डेली रूटीन में, आपके सोशल स्टेटस में, आपके प्रभाव में, आपके दैनिक चर्चा में, ये आपके प्रभावों को विलक्षण बुद्धि का बनाने के साथ साथ आपके प्रभावों में और भी ज़्यादा वैशिष्टता प्रदान करने वाले बनेंगे। सप्तम भाव ठीक है, हंस योग लगेगा,
चंद्रमा से केंद्र में है तो गजकेसरी भी लग जाएगा। धन भाव के अधिपति के साथ केंद्र में है तो भी अच्छी बात होगी। नीच के शनि अगर नहीं होते और सूर्य वहाँ नहीं बैठे होते तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती। वैसे एक बात बता देता हूँ, अपने पिता के धन को और भी ज़्यादा व्यवस्थित कैसे खर्च करना है, इस पर दिमाग और भी ज़्यादा लगा सकते हैं। और अपने मित्रों के साथ आपको संबंध कितना देना है, इस पर दिमाग ज़्यादा लगा सकते हैं। अपना वक्त कभी भी बर्बाद ना करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में आलस्य भी देख रहा हूँ और साथ ही साथ गलत मित्रता में जाने का प्रभाव भी देख रहा हूँ। ये दोनों ही चीज़ें आपको बचा लेनी चाहिए। अष्टम भाव के अधिपति अष्टम को देख रहे हैं तो व्यक्ति के पास अचानक गुप्त तरीके से रिसर्च माइंडसेट का होना और धन प्राप्त करना, गूढ़ से गूढ़ और रहस्यमयी चीज़ों को सीखने और समझने की कला 1999 के हैं। और अगर ज्योतिष जैसे विषय को देखते हैं तो निश्चित रूप से ये मंगल का ही प्रभाव है भगवान, नहीं तो नहीं होता। इसका मतलब है कि मैं समझ रहा हूँ कि व्यक्ति के पास चीज़ों को समझने की और चीज़ों को जानने की उत्सुकता बड़े ही उच्चतम दर्जे की है और ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मंगल और सूर्य का देखना, शनि और मंगल का प्रभाव आपको उठापटक की स्थिति में नहीं ले जाए। इस वजह से बजरंग बली की पूजा हमेशा करते रहिएगा, मंदिर का दर्शन अवश्य करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य करिएगा। चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव है, इस वजह से चंद्रमा ठीक है, उसको किसी भी तरीके से ठीक करने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ। नवम भाव के अधिपति दशम में, ये बहुत अच्छी बात। उसके ठीक आगे राहु हैं, वीर्य का क्षय मत करिएगा। चंद्रमा की दृष्टि है, शीतलता है, ठीक है, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, चिरायु होने का योग लगा है क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं और उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं तो खराब नहीं है। बुध बैठे हैं तो रिसर्च वाला क्षेत्र भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहे। आपकी कुंडली में वैसे खुद का व्यवसाय करने का प्रभाव भी देख रहा हूँ, वैसे कोई कमज़ोरी नहीं है, आप खुद की नौकरी भी कर सकते हैं और खुद से अपना जो है वो एक कारोबार भी स्थापित अगर करना चाहें तो वक्त के हिसाब से कर सकते हैं। चंद्रमा के बाद मंगल वाली दशा में, क्लियर है। हालांकि मंगल के पहले भी आप अगर चंद्रमा में भी चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो चंद्रमा की अंतिम वाली स्थिति में, अंतिम दशा में। दशम भाव थोड़ा कमज़ोर बनेगा और बुध आपकी कुंडली के सबसे खराब ग्रहों में से एक देखे जा रहे हैं। लग्नेश होने के बावजूद भी मैं इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा। अगर उनके पास थोड़ा बल है, आप गौर करिए, आपने कही थी बात कि बुध वाली दशा मैंने कही है कि अच्छी नहीं गई थी। क्यों कहा? क्योंकि इनके पास बल नहीं है और मैंने इस पर कार्यक्रम बनाया था। क्या बनाया था? कि षडबल में अगर जो ग्रह बलवान हो जाता है उसकी दशा हमेशा अच्छी जाती है। आपकी कुंडली में षडबल में सबसे कमज़ोर बुध बने हैं, जिसकी दशा आपकी कुंडली में अच्छी नहीं गई थी। ये आपने खुद से स्वीकार किया है और मैंने ये बात कही भी है, तो ये बात आपकी कुंडली में लागू हो रही है। एकादशवें के अधिपति ये बहुत अच्छा है और यही आपको सब कुछ दिलवाएगा। चंद्रमा की ही दशा में व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होगा, अनुभव प्राप्त करेगा और चीज़ों को समझेगा और एक स्थिति में जाकर के बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने की स्थिति में भी बनेगा। मतलब एकादशवें भाव के अधिपति अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं तो निस्संदेह ये अच्छी बात है और ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति भाग्य भाव के अधिपति से देखे जा रहे हैं और भाग्य भाव का अधिपति चतुर्थ भाव को देख रहा है। ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी। धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ज्ञान, कुल परंपरा को जीवित रखना और साथ ही साथ क्षेत्र से संबंधित थोड़ी समस्या को देने वाला भी बना रहा है। 12वें के अधिपति विपरीत योग पर लाभ ही होगा और लग्न के अधिपति अष्टम में ये स्थिति बन रही है। नवमांश के बाद दशमांश, यहाँ पे जो बात मैंने कही है ये ध्यान देने वाली होगी। मंगल और शुक्र का प्रभाव है, यहाँ बुध चंद्रमा के साथ बैठे हैं, थोड़े आलसी आप हैं और वस्तुतः सूर्य की दशा है, थोड़ा मन खिन्न भी रहता होगा। अभी दशा जो है वो चंद्रमा सूर्य के बाद चंद्रमा वाली बहुत अच्छी आएगी। शुक्र ठीक होंगे, अपने नक्षत्र में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति अपने ही नक्षत्र में बैठा है। मृगशिरा के शुक्र बैठे हैं और मंगल चित्रा के बैठे हैं। रोग वगैरह ना दें, इसका ध्यान रखना चाहिए। चमड़ी से संबंधित कोई समस्या ना हो, इसका ख्याल रखना होगा। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। अब आपको मैं नक्षत्र पे लेके आता हूँ। सूर्य आपको धनाढ्य बनाएंगे, आपके जीवन में अनुभव जोड़ेंगे जिस नक्षत्र में बैठे हैं। भरणी चंद्रमा तो बहुत बढ़िया है, जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति उनको शुक्र देख ही रहा है, तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। मंगल अपने ही नक्षत्र में, यानी कि तीनों ही ग्रह अच्छे बने। बुध अश्विनी नक्षत्र में और केतु धनिष्ठा के थोड़े कमज़ोर। इस वजह से ही कई बार व्यक्ति जो होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति का अनादर भी कर बैठता है या थोड़ा बदले स्वभाव का हो जाता है। जब उसका काम निकल जाता है तो लोगों को भूल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुध के बाद गुरु बुद्धिमान, यशस्वी और ब्राह्मणों का पूजक ऐसा बना देते हैं। शुक्र ऊर्जा से संपन्न बनाएंगे और सरकारी क्षेत्रों में लाभ देने वाली स्थिति में ले जाकर के खड़ा करेंगे।
शनि आपकी कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से वो आपको प्रैक्टिकल बनाएंगे और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला और साथ ही साथ मंत्र जप में मन लगाने वाला, चीज़ों को समझने वाला और ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का बनाने के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में कई तरीके से उसको सूक्ष्म विद्याओं में उसकी रुचि पैदा कर देते हैं और व्यक्ति को वैरागी बना देते हैं। ऐसा राहु आपकी कुंडली में एकादश के बैठे हैं, कभी खराब नहीं होंगे क्योंकि शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं तो कमज़ोर नहीं है। गुरु की दृष्टि है, उच्च की दृष्टि है तो खराब नहीं है। मतलब आपकी कुंडली का राहु थोड़ा कमज़ोर जरूर गया होगा अपनी दशा के हिसाब से, वो उसका नेचर है, पर वैसे कमज़ोर नहीं है। अब आपको मैं दशाओं में बता दूं तो सूर्य और चंद्रमा में से सूर्य की दशा 25% का परिणाम करेगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में 100% अच्छे परिणाम करेंगे, शुभदायी। मंगल आपकी कुंडली में अनुभव देंगे। बुध आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, थोड़े 25% के साथ परिणाम करेंगे। बुध के बाद गुरु और शुक्र भी आपकी कुंडली में आपको थोड़े आलसी, आपको थोड़े कमज़ोर और आपको मेहनत करने वाला, या उस दौरान व्यक्ति को चीज़ें समझ में कम आती हैं और वो जल्दबाजीपन में हो करके कई बार गलत निर्णय का शिकार होता है। इस वजह से उस दौरान कोई भी काम करना हो तो बहुत ही ज़्यादा संभल करके, बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक और गंभीरता से विचार करना चाहिए। शुक्र के बाद शनि, राहु और केतु, ये तीनों ही आपकी कुंडली में अच्छे बनेंगे क्योंकि डिग्री के हिसाब से शनि अच्छे बैठ रहे हैं। ये आपकी कुंडली है। बल वगैरह बिनशोपक बल के आधार पर आपकी कुंडली में बुध के पास बल बिल्कुल भी कम है, इस वजह से मैंने बुध के बारे में बात कही थी। बल वगैरह में गुरु और शुक्र बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ सूर्य भी ठीक होंगे, बुध भी ठीक होंगे, बुध नहीं मंगल भी ठीक हैं और चंद्रमा तो ठीक हैं। ये स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। होरा कुंडली पर चर्चा करता हूँ। होरा कुंडली में अभी मेहनत करने की बारी आ रही है। खूब रगड़ के मेहनत करिए और खूब धन कमाइए। माइलस्टोन साबित होंगी बाकी की सारी दशाएं, चंद्रमा, मंगल, राहु, शनि, गुरु, ये सब जितने भी हैं, क्योंकि सारे ही ग्रह ऐसी ही अवस्था को लेकर के बैठे हैं। संतान वगैरह का सुख आपकी कुंडली में देर से ना हो, विलंब से ना हो, इस वजह से, क्योंकि शनि भी अष्टम में बैठे हैं। हालांकि ऑपरेशन वगैरह के भी योग बनेंगे थोड़े से, हालांकि ठीक है फिर भी, क्योंकि सूर्य वहाँ बैठे हैं और गुरु की दृष्टि लग्न पे है तो संतान से संबंधित समस्या नहीं होनी चाहिए। आपके संबंध आपके पिता के साथ ज़्यादा अच्छे होने चाहिए क्योंकि आपकी कुंडली में है। माता के साथ भी आपकी कुंडली में प्रेम है, इसकी कोई कमज़ोरी नहीं है। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूँ माता पक्ष से ज़्यादा है। पिता पक्ष भी कमज़ोर नहीं कहूँगा, पिता तो ज़्यादा ही है, ठीक है, दोनों ठीक है, कोई कमज़ोरी वहाँ भी नहीं है। वैसे आपकी कुंडली में विद्या पक्ष बहुत ज़्यादा बढ़िया, आप नैतिकीय तत्वों से युक्त हैं, कभी भी गलत और निंदनीय कृत्य नहीं करेंगे, बस मित्रता को संभाल लेना। उपासना वगैरह का क्षेत्र आपकी कुंडली में ठीक है, ठीक है, ठीक है, खराब नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब क्या बताओ, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।